प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी आपका हिंदी का प्री बोर्ड पेपर हुआ है। आज हम उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। प्री बोर्ड में जो आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्न आए हैं उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं व्यवहारिक व्याकरण आपकी कुल 16 अंक के लिए आती है। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जो कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद से है। सबसे पहला प्रश्न है दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है आपको। रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसलिए चौथा जो विकल्प है साधारण वाक्य, वो बिल्कुल ही गलत है। कई बार हमें लगता है सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहते हैं, लेकिन सरल वाक्य सही विकल्प है। दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है, ये हमारा सरल वाक्य है। यहाँ पर एक ही आपका कर्ता है और एक ही आपकी यहाँ पर क्रिया है। दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है, तो यहाँ पर 2 उपवाक्य नहीं है और ना ही किसी योजक की सहायता से जुड़े हैं, तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का विकल्प सही नहीं होगा। ये हमारा सरल वाक्य है, इसलिए पहला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है यदि अकाल पड़ेगा तो जन धन की हानि होगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। यदि अकाल पड़ेगा तो जन धन की हानि होगी। यदि और तो योजक की सहायता से जुड़े हुए हैं, 2 उपवाक्य हैं और एक उपवाक्य आपके दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है। अकाल पड़ेगा ये प्रधान उपवाक्य है, जन धन की हानि होगी ये अकाल पड़ेगा उपवाक्य पर आश्रित है। तो दूसरा उपवाक्य हमारा क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो ये परिभाषा किसकी है? मिश्र वाक्य की। तो ये कौन सा होगा हमारा? मिश्र वाक्य। तीसरा प्रश्न है सूरज उगा और अंधेरा भाग गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको बताना है और बड़ा ही आसान सा वाक्य है। सूरज उगा एक उपवाक्य है, अंधेरा भाग गया दूसरा उपवाक्य है, और की सहायता से जुड़ा है और दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य हैं। तो ये कौन सी परिभाषा है? संयुक्त वाक्य की परिभाषा है। तो ये कौन सा विकल्प होगा सही? संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये तो 3 प्रकार होते हैं, लेकिन चौथे विकल्प में आप देखिए आश्चर्य बोधक वाक्य, ये तो होता ही नहीं है, तो एक विकल्प वैसे ही गलत हो जाता है। सबसे सही विकल्प होगा संयुक्त वाक्य। अगला हमारा प्रश्न है जहां जहां गांधी जी गए उनका भव्य स्वागत हुआ। रचना उपवाक्य का भेद लिखिए। और यहाँ पर उपवाक्य को रेखांकित नहीं किया गया है, क्योंकि ज्यादातर उपवाक्य को रेखांकित करके आपसे पूछा जाता है कि ये उपवाक्य किस प्रकार का है। तो रचना उपवाक्य का भेद लिखना है, यानी पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर आश्रित उपवाक्य का भेद लिखना है। और आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है, जहां जहां गांधी जी गए उनका भव्य स्वागत हुआ। तो यहाँ पर गांधी जी गए, गांधी जी के जाने के बारे में विशेषता बताई गई है, ना कि गांधी जी की विशेषता। अगर गांधी जी की विशेषता बताई जाती तो विशेषण उपवाक्य हो जाता, लेकिन गांधी जी जहां जहां गए वहां वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, तो उनके जाने की विशेषता है। और जाना यहाँ पर क्या है? क्रिया। तो ये हमारा किस प्रकार का उपवाक्य होगा? क्रिया विशेषण। जहां जहां गांधी जी गए ये आपका प्रधान उपवाक्य है, उनका भव्य स्वागत हुआ ये आपका आश्रित उपवाक्य है। यहाँ पर भी आप विकल्प देख सकते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते ही हैं, लेकिन सामासिक उपवाक्य ये तो अलग ही उपवाक्य का भेद बता दिया है जो होता ही नहीं है, तो चौथा विकल्प वैसे ही गलत हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। तो ये वाक्य जो दिया गया है इसको आपने मिश्र वाक्य में बदलना है। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, ये वैसे तो सरल वाक्य है। सरल वाक्य से आपने क्या बनाना है? मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य बनाने के लिए आपको 2 उपवाक्यों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ जो आपको वाक्य दिया गया है उसमें 2 बातें हैं। चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, एक तो देखना और उपाय। अब इन दोनों बातों की सहायता से आपको 2 उपवाक्य बनाने हैं और इस तरह से जोड़ने हैं ताकि हमारा मिश्र वाक्य बन जाए। यहाँ पर विकल्प भी दिए गए हैं। चोर को अपने बचाव का कोई उपाय नहीं दिखा, ये तो सरल वाक्य ही है। चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। चोर ने देखा ये पहला उपवाक्य है, की सहायता से जोड़ दिया है, उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, ये हमारा दूसरा उपवाक्य है जो कि आश्रित उपवाक्य है। और ये किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य होगा? संज्ञा उपवाक्य। चोर ने उसके बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, ये भी सरल वाक्य है। चोर देखकर बोला बचाव का कोई उपाय नहीं है, ये भी सरल वाक्य ही है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? दूसरा विकल्प, चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है, ये हमारा मिश्र वाक्य होगा।
आपने देखा कि आपको कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से सिर्फ 4 ही करने हैं। तो परीक्षा में आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो सबसे सही आपको आते हैं वही 4 आप करेंगे। अगर किसी भी सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो उसको आप 4 जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं उनके बाद में करेंगे। आपको 4 के ही नंबर दिए जाएंगे। 5 अगर आप करते हैं तो आपको 5 नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वही प्रश्न हल करना चाहिए जो आपको सबसे अच्छे से आता है। और साथ में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। एक तो आपको वाक्य की पहचान करने के लिए दिया जाएगा, सरल वाक्य है या फिर आपका संयुक्त वाक्य है या फिर आपका मिश्र वाक्य है। साधारण वाक्य और सरल वाक्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साधारण वाक्य आपके वाक्य के भेद में नहीं आता है, सिर्फ सरल वाक्य ही उसका असली नाम होता है। इसलिए जहाँ पर भी साधारण वाक्य दिया है तो उसके साथ हम नहीं जाएंगे। दूसरे प्रकार से आपको एक उपवाक्य दे दिया जाएगा, पूरा वाक्य दिया जाएगा जिसमें उपवाक्य की पहचान करनी है और फिर आपको रूपांतरण करना है, एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना है। तो इन 3 तरीकों से आपसे सवाल पूछे जाएंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद से, और आपको इस तरह से हल करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो कि आपके वाच्य परिवर्तन से पूछे गए हैं। यहाँ भी आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। तो ये किस प्रकार का वाच्य है? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी यहाँ पर कर्ता है और कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है, तो ये आपका कर्तृवाच्य होगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर चौथा विकल्प आप देख सकते हैं, करणवाच्य। करणवाच्य तो वाच्य का प्रकार ही नहीं होता, वाच्य के कुल 3 ही प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। इसलिए कर्तृवाच्य इसका सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। मुझसे यानी कर्ता के साथ क्या लगा है? से लगा है, दौड़ा नहीं जाता। और यहाँ पर क्रिया क्या है? दौड़ना। और दौड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक। और पूरे वाक्य में कर्म की मौजूदगी नहीं है, इसलिए ये हमारा भाववाच्य होगा। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, भाववाच्य। अगला है, शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। शिक्षक द्वारा यानी कर्ता के साथ द्वारा लगा है, तो ये हमारा कर्मवाच्य हो सकता है और भाववाच्य हो सकता है, कर्तृवाच्य तो बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाना क्रिया वैसे तो सकर्मक है, लेकिन यहाँ पूरे वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है और कर्म नहीं होने की वजह से ये हमारा क्या होगा? भाववाच्य। शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगर इसी वाक्य को इस प्रकार से दिया जाता, शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ बच्चे क्या होते? कर्म, और इस वजह से वो क्या हो जाता? आपका कर्मवाच्य। तो ये हमारा क्या होगा? भाववाच्य। यहाँ पर भी चौथा विकल्प बिल्कुल ही गलत हो जाता है, क्योंकि वाच्य के 3 ही प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्णवाच्य होता ही नहीं है। अगला हमारा वाक्य है, वे यह दृश्य नहीं देख सकते, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। तो आपको वाच्य का प्रकार नहीं बताना, बल्कि आपको परिवर्तन करना है। और किस में करना है? कर्मवाच्य में। वे ये दृश्य नहीं देख सकते, सबसे पहले तो ये कर्तृवाच्य है, वे यहाँ पर कर्ता है और कर्ता के साथ यहाँ पर से या के द्वारा नहीं लगा है और ना ही क्रिया में कोई परिवर्तन है, तो आपको यहाँ पर कर्मवाच्य बनाना है। तो सबसे पहले हमें अपने कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग करना है और फिर यथासंभव अपने वाक्य में क्रिया का रूपांतरण करना है। तो वे यानी बहुत सारे हैं, तो वे से क्या हो जाएगा? उनसे। उनसे यह दृश्य देखा नहीं जाता। देख नहीं सकते क्रिया का क्या हो जाएगा? देखा नहीं जाता। तो सबसे सही विकल्प कौन सा होगा? चौथा विकल्प। उनसे यह दृश्य देखा नहीं जाता। पहले विकल्प को अगर हम देखें, यह दृश्य वे नहीं देख सकते, तो वे यहाँ पर कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही यहाँ पर से लगा, ना ही के द्वारा, बस यहाँ पर कर्ता को बीच में लगा दिया है और यह दृश्य आगे यहाँ पर क्रम चेंज कर दिया है। तो ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शब्दों के क्रम चेंज करने से वाच्य परिवर्तन नहीं होगा। वाच्य परिवर्तन के जो नियम होते हैं उन्हीं के अनुसार हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमारा विकल्प है, यह दृश्य उनसे देखा नहीं जाएगा। तो जाएगा, यहाँ पर इसने काल का परिवर्तन कर दिया है, जाएगा यानी भविष्य काल। तो ये परिवर्तन तो सही है, उनसे तो सही है, लेकिन साथ में यहाँ पर काल का भी ध्यान रखना है। काल का परिवर्तन हम नहीं कर सकते, जैसा हमारे वाक्य में दिया है वही काल हमें रखना है। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि नियम के अनुसार कौन सा सबसे सही विकल्प है। वे ये दृश्य नहीं देखेंगे, तो वे यहाँ पर से और के द्वारा नहीं लगा है कर्ता के साथ, और साथ में इसमें भी परिवर्तन कर दिया है देखेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सबसे सही विकल्प कौन सा होगा? उनसे यह दृश्य देखा नहीं जाता। 5वां प्रश्न है, रोगी से रात भर सोया नहीं गया,
यहाँ पर रोगो दिख रहा है, ये रोगी है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। रोगी से रात भर सोया नहीं गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण होगा। तो यहाँ पर भी आपको परिवर्तन करना है। रोगी से, कर्ता हमारा रोगी है, से लगा है, से को हमें हटाना होगा और वाक्य में पूरा यथासंभव परिवर्तन करना होगा। रोगी रात भर सो नहीं सका, सबसे पहला विकल्प आपका सही होगा। अगर दूसरे विकल्प को देखते हैं, रात भर रोगी से, तो रोगी के साथ फिर से लगा है, यहाँ पर शब्दों का क्रम चेंज कर दिया है। तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है कि शब्दों का क्रम चेंज करने का मतलब वाच्य परिवर्तन नहीं होता। रोगी से तीसरे विकल्प में भी कर्ता के साथ से लगा है, जहाँ पर से और के द्वारा लगेगा वहां पर या तो कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य। रोगी द्वारा चौथे विकल्प में भी यहाँ पर द्वारा लगा है, तो ये तीनों ही विकल्प क्या है, हमारे भाववाच्य है। और दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प भी हमारा क्या है, भाववाच्य। तो सबसे पहला विकल्प हमारा किस में परिवर्तन होगा, कर्तृवाच्य में। यहाँ पर भी आपने देखा किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछे जाने का पैटर्न क्या है, आपको वाक्य दे दिया जाएगा, सबसे पहले आपको वाच्य की पहचान करनी है और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न है उसमें आपने एक तरह के वाच्य से दूसरे तरह के वाच्य में परिवर्तन करना है। साथ में विकल्प को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी से हमारा 1 नंबर कट भी सकता है और थोड़ी सी सावधानी अगर हम बरतेंगे तो हम पूरे अंक ले सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न पद परिचय से है। आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या सवाल पूछे गए हैं आपसे। राहुल बाजार जा रहा है, राहुल के नीचे रेखांकित है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय आपको देना है। तो ये तो बड़ा ही आसान है। राहुल किसी का नाम है और किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। राहुल एक व्यक्ति है तो एक वचन हो जाएगा। राहुल नाम से ही पता चल रहा है। जा रहा है क्रिया से भी स्पष्ट हो रहा है, पुल्लिंग है। और साथ में बाजार जा रहा है, तो जा रहा क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, राहुल से, तो ये क्या है, कर्ता कारक। सबसे पहला विकल्प आपका सही है। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। यहाँ पर दूसरा विकल्प जातिवाचक बिल्कुल ही गलत हो जाता है। चौथा विकल्प भाववाचक बिल्कुल ही गलत हो जाता है। हाँ, तीसरे विकल्प को भी हम देख लेते हैं। संज्ञा सही है, व्यक्तिवाचक एक वचन, पुल्लिंग, लेकिन यहाँ पर कारक क्या है, कर्म कारक है। तो छोटी छोटी असावधानियों से हमारे नंबर कट सकते हैं, तो बड़े ही ध्यान से हमें पहले और तीसरे विकल्प को पढ़ना चाहिए। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। आइए दूसरा भाग देखते हैं। हम लोग सफाई कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग को रेखांकित किया गया है और इसी का आपको पद परिचय देना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, हम लोग कोई व्यक्ति होंगे और उनकी जगह पर हमने प्रयोग किया है हम लोग, तो ये हमारा सर्वनाम होगा। और हम लोग कौन सी तरह का सर्वनाम है, सर्वनाम हमारा पुरुषवाचक होगा। और पुरुषवाचक में भी हम लोग ये कैसा है, उत्तम पुरुष। हम लोग अनेक व्यक्ति है तो ये बहुवचन होगा। और साथ में हम लोग सफाई कर रहे थे, तो ये हमारा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और साथ में सफाई करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों के द्वारा, तो ये कर्ता कारक है। तो ये सारी बातें कौन से विकल्प में है हमारे यहाँ पर, चौथे विकल्प में। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, साथ में बहुवचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। अगर बाकी विकल्प को देखते हैं तो सबसे पहला विकल्प सर्वनाम, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा तो है ही नहीं आपका। और साथ में तीसरे विकल्प में मध्यम पुरुष, तो यहाँ पर अंतर कहाँ पर आ गया है, उत्तम पुरुष। आपको अच्छे से पता होना चाहिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चे क्रिकेट सीख रहे हैं। सीख रहे हैं रेखांकित पद है और इसी का हमें पद परिचय देना है। तो सीख रहे हैं ये हमारी क्रिया है। और क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर क्रिकेट सीख रहे हैं, तो यहाँ पर कर्म भी है, तो कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं तो बहुवचन है। और बच्चे क्या है, पुल्लिंग है। और साथ में सीख रहे हैं, कौन से काल में क्रिया हो रही है, वर्तमान काल में। और ये सभी विकल्प हमारे किस में सही हैं, दूसरे भाग में। क्रिया, सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग और वर्तमान काल। अगर हम बाकी विकल्प देखते हैं तो अकर्मक क्रिया तो होगा ही नहीं, तो पहला और चौथा विकल्प वैसे ही गलत हो जाता है। तीसरे विकल्प में क्रिया, सकर्मक क्रिया, लेकिन एक वचन है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुवचन होगा, इसलिए तीसरा विकल्प भी क्या हो जाता है, गलत। सबसे सही विकल्प कौन सा है, दूसरा। अगला हमारा प्रश्न है, मैं हाथ से लिखता हूँ। हाथ के नीचे रेखांकित किया गया है। वाक्य में रेखांकित पद का आपको पद परिचय देना है। तो हाथ क्या है, यहाँ पर संज्ञा है और यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा होगी आपकी, यानी कोई भी हाथ है, कोई विशेष हाथ की बात नहीं की जा रही। साथ में एक हाथ की बात की जा रही है, क्योंकि एक हाथ से ही लिखा जा रहा है, तो ये एक वचन है। और हाथ हमारा क्या है, पुल्लिंग है। और साथ में करण कारक,
हाथ से, हाथ की सहायता से, तो करण कारक यहाँ पर होगा। और ये सभी बातें हमारे कौन से विकल्प में है? दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प आपका सही होगा। चौथा विकल्प वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है नहीं। साथ में पहले, दूसरे, तीसरे विकल्प को आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता होगी क्योंकि सभी में जातिवाचक है, साथ में एक वचन है। लेकिन तीसरे विकल्प में स्त्रीलिंग है तो हाथ हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये वैसे ही गलत हो जाएगा। और पहले विकल्प में कर्म कारक दिया है क्योंकि हाथ से लिखने का काम हो रहा है तो ये कर्ण कारक है, कर्म कारक नहीं है। इसलिए हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी है, सभी विकल्प को ध्यान से पढ़ना है और बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद ही हमें सही विकल्प का चुनाव करना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संतरे की मिठास अच्छी है, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय आपको देना है। मिठास के नीचे रेखांकित किया गया है और आप अच्छे से जानते हैं मीठा से क्या बनता है? मिठास। और ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो आपको किसी और के साथ जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले ही आप पहचान जाएंगे ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। और साथ में ये बहुवचन। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट लग रहा है क्योंकि संतरे की मिठास अच्छी है, तो यहाँ पर एक ही संतरे की बात हो रही है और जो मिठास होती है, जो भाव होते हैं वो बहुवचन में नहीं होते हैं, तो यहाँ एक वचन आना चाहिए था। और साथ में मिठास क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए बाकी विकल्प वैसे ही गलत हो जाते हैं। विशेषण नहीं है, साथ में ये क्रिया भी नहीं है और साथ में ये क्रिया विशेषण भी नहीं है। तो तीसरे विकल्प में संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और साथ में एक वचन और स्त्रीलिंग, तो बहुवचन यहाँ पर मिसप्रिंट है। लेकिन चारों विकल्प में अगर हम देखते हैं तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? तीसरा विकल्प, इसलिए तीसरे विकल्प के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न रस से संबंधित है और यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको सबसे सही 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सबसे सही जो जिसमें आपको 100% श्योरिटी होती है वही आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। जिस प्रश्न में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो उसको 4 जो सही आपको सबसे अच्छे आते हैं उनके बाद आपको करना चाहिए। वैसे तो आपको कुल 4 ही करने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे डाउट है तो सबसे सही जितना अच्छा आपको आता है सबसे पहले वही करना चाहिए, उसके बाद आपको डाउट वाले करने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, रति किस रस का स्थायी भाव है? तो आप अच्छे से जानते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रसराज की संज्ञा किसे दी जाती है? रसराज, रसपति, रसों का राजा किसे कहते हैं हम? श्रृंगार रस को। आगे आपको पंक्ति दी गई है और पंक्ति को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको रस की पहचान करनी है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, तो थोड़ा सा भी अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं तो आप बड़े अच्छे से इसकी पहचान कर सकते हैं। बाल दशा, बालक की दशा देखकर, निरखी यानी देखना, निरखना, जसोदा यानी यशोदा मैया। तो इस पंक्ति के माध्यम से बताया जा रहा है कि यशोदा मैया बाल की दशा को देखकर सुख पा रही है। और बाल यहाँ पर कौन है? कान्हा जी। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम दिखाया जा रहा है, यानी यशोदा मैया का बाल गोपाल के प्रति जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। चौथा विकल्प सही है। अगला हमारा है, यहाँ पर भी पंक्ति दी गई है और ये पंक्ति आपकी अपठित नहीं है बल्कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। गर्भक के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, तो यहाँ पर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित होकर कहते हैं कि जो मेरा ये फरसा है ये गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश करने वाला है। तो यहाँ पर क्या है? क्रोध के भाव हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? रौद्र रस होगा। कभी कभी यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर वीरता दिखाने की बात की जा रही है, तो काफी बच्चों को यहाँ पर वीर रस में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये जो पंक्ति कही गई है वो क्रोध के आवेश में आकर कही गई है और इसी कारण से यहाँ पर रौद्र रस होगा, वीर रस नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ आपको रस दिए जा रहे हैं जिनके स्थायी भाव पूछे जा रहे हैं, या फिर स्थायी भाव दे दिया जाएगा, उससे संबंधित रस पूछ लिया जाएगा और साथ में आपको कुछ पंक्तियां भी दी गई हैं जिसमें आपको रस की पहचान करनी है। फाइनल परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ में आपको अच्छे से अभ्यास करना है। ये सही समय है बार बार अभ्यास करने का। जितना आप अभ्यास कर लेते हैं उतना ही परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और ये सभी बातें आप बड़े अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, बस आपको इनको अमल करना है। साथ ही आपको विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, सबसे सही विकल्प का चुनाव करना है। सभी विकल्प ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी नहीं करनी है और जब भी आप अपना उत्तर लिखते हैं तो 1, 2, 3 या 4 नहीं लिखना है। जो पूरा विकल्प आपको लिख कर दिया गया है उसको पूरा का पूरा ही आपको लिखना होता है। ये सबसे सही तरीका होता है आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करने का। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जितना आसान स्कोर करना होता है उतना ही आसान नंबर कटवाना भी होता है। जरा सी गलती से, जरा सी चूक से आपका नंबर कट सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, बड़ी ही सावधानी बरतनी है और साथ में
जो प्रश्न सबसे अच्छे से आते हैं उन्हीं को आपने पहले करना है। इसमें आपको सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि पहला प्रश्न पहले ही करना है, दूसरा आपको दूसरे नंबर पर ही करना है। अगर आपके व्याकरण में से जो भी टॉपिक दिए गए हैं उसमें 5 प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्न में जो सबसे अच्छा आता है उसे ही आप सबसे पहले करेंगे। जिसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है, ज़रा सा भी डाउट है, उसको आप नीचे अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसको सबसे शुरू में या सीक्वेंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक प्रश्न में जितने भी आपके पार्ट दिए गए हैं वो आपको एक जगह पर ही करने हैं। जैसे तीसरा जो प्रश्न है उसके 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट या 4 पार्ट आपको एक जगह पर करना है। ऐसा नहीं है कि 2 पार्ट आपने एक जगह पर कर दिए और 2 आप पीछे करेंगे। तो सीक्वेंस वैसे 1 2 3 4 5 आप अरेंज कर सकते हैं कि पहले आप तीसरे पार्ट को कर सकते हैं, फिर दूसरे पार्ट को कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न के सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको एक बार ही एक ही जगह पर अटेम्प्ट करने हैं। अपनी तैयारी करते रहिए, अपना अभ्यास करते रहिए, लिखित अभ्यास जरूर कीजिएगा। फाइनल परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जमकर पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं बिल्कुल पास ही है और आपको 100% स्कोर करना है। आपकी मंजिल में और आपके बीच में बस एक कदम की दूरी है, तो बड़ी ही मजबूती के साथ वो कदम आपको रखना है। फाइनल परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। डटकर आपको तैयारी करनी है, जमकर आपको तैयारी करनी है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।